तो हेलो बच्चों लोग, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं PYQ का, और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की आज हम PYQ निपटाएंगे अपनी ताबड़तोड़ सीरीज़ से। तो जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है उसको अभी तक मुझे लग रहा होगा कि 2 स्टार्टिंग के चैप्टर जो फिज़िक्स के और 2 केमिस्ट्री के सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, बार बार रिवाइज करते चलना है, फॉलो करना है हमें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक भी करना है। ठीक है, और प्रमोट करना है चैनल को। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। फिर अब अपना क्वेश्चन है पहला, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1994 में आया था। तो क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, इतने फेंक देता है। इन ए कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट द करंट। करंट कितना बनेगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब है वहीं से बन जाएगा आपका करंट। तो करंट क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू, या Q/T इज़ इक्वल टू I। ठीक है ना, यहाँ पे Q क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग NE, और पर सेकेंड है तो वहाँ पे हम T की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है ना, तो आंसर अपना आ जाता है, इलेक्ट्रॉन कितने फेंक रहा है, 10⁷, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज़ इक्वल टू I। 7 से यहाँ उड़ गया, 7 और ये कट कर दिया तो कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻, अपना 7 कम करेंगे तो आ जाता है 12, 12 7 19। तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन आया है, सिंपल है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर R ओम का है। ठीक है, इफ़ मेल्ट कर दिया गया और स्ट्रेच कर दिया गया n टाइम्स इसके ओरिजिनल लेंथ से, तो इसकी न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी। भाई इसका एक फंडा है, पहले तो हम समझ लेते हैं, फिर इसका एक ट्रिक याद रखेंगे फार्मूले में, कि अगर आप मेल्ट करके दोबारा से रिफॉर्म करते हो तो एरिया वगैरह चेंज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। एक ये कंसेप्ट है इसका मेन। फिर बस यहाँ से आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपने n टाइम्स किया ओरिजिनल लेंथ के, तो वॉल्यूम आपने लेंथ को बढ़ाया, तो लेंथ को एक फार्मूला हमें याद रखना है यहाँ पे, लेंथ इंटू एरिया। लेंथ इंटू एरिया इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। इसके मैंने लेंथ को n टाइम्स कर दिया है, तो एरिया A' कितना होगा ये निकालना है। तो भाई L से L उड़ गया तो एरिया क्या हो जाता है, A/N हो जाता है। ठीक है ना, A'। अब हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाएंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ/A। तो R' हमें जो पहले वाले का स्टार्टिंग का R ले लिया है और बाद का निकालना है, ρ/A। रो L वाला है स्टार्टिंग का यानी n टाइम्स। ठीक है, एरिया क्या हुआ, A/N टाइम्स। ठीक है, ρL/A। अब बच्चा यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी, n का स्क्वायर हो जाएगा, और ρL/A तो सेम ही है दोनों में, ρL/A। तो ये वाली चीज़ सीधा सीधा उड़ा देनी है, डिलीट कर देनी है। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, ये चीज़ कट गई, तो अपना रेजिस्टेंस जो हुआ वो n² टाइम्स R के हो जाएगा। ये आपने आज से डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। जब भी मेल्ट कर दिया जाए या कूट के उसको लंबा कर दिया जाए पीट के, तब भी इस केस में आपको यही याद रखना है कि n² टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में कहता है पहले एक रेजिस्टेंस था 1 ओम का। ठीक है, तार थी उसकी L लेंथ की, उसको मैंने कर दिया 2 गुना, तो 2 उधर n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 1 तो यानी 4 ओम। ठीक है ना, इस तरह के सवाल को ऐसे निपटाना है, कितने टाइम्स हुआ है वो नोटिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2013 में ये सवाल आया है, नीट का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम का, स्ट्रेच वही ऊपर वाला ही कंसेप्ट है। अब ये ट्वाइस वर्ड अपना काम का है, तो 2 गुना यहाँ पे 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस आपका 16 आ जाएगा। बच्चों समझ आया, देखो n का स्क्वायर इंटू R, n² यानी 2 की वैल्यू, और यहाँ इंटू 4, ये आ गया 16। तो नेक्स्ट आंसर ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन 2008 में आया है। ठीक है, ए वायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली। ठीक है, 10 यहाँ पे देखो मार्क करो, 10%, 10% बढ़ा दिया गया स्टार्टिंग से। तो इट्स न्यू लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस जो भी होगा वो हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल तो भैया चेंज नहीं हुआ, मटेरियल है फिक्स, तो ये भी रहेगा फिक्स, ये रहेगा कांस्टेंट। तो चेंज क्या हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। उसको स्ट्रेच किया है कितने, 10%, 10% कितना होता है भाई, 10% हो गया अपना 1.1 टाइम्स हो गया इसका मतलब स्टार्टिंग का। अगर 10% आप मानोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110% ऐड कर देंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 1.1 ऑफ इनिशियल, तो आंसर इज़ दिस। अब 1.1 का स्क्वायर भी करना था, फार्मूले में था ना स्क्वायर, हाँ,
1.1 का स्क्वायर करोगे तो 121 आता है, 11 का 121 तो 1.21 टाइम्स ऑफ इनिशियल, और रेजिस्टिविटी रहेगी सेम। तो आंसर कौन सा है? आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। की तरफ मूव करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2004 में आया है सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ ए आयरन इज़ आर, ठीक है। इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड कर दिया गया। देखो भाई, रेडियस मतलब एरिया का हिसाब किताब, इसको भी डबल किया गया और लेंथ को भी डबल किया गया। तो बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोले बाई ए। एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये वाला जैसे पाइपलाइन है ना, ये वाला एरिया होता है भाई, ये सब। तो एरिया होता है इसका पाई आर का स्क्वायर डिस्क का, ठीक है। रेडियस का अगर डबल किया तो यहाँ पे अगर डबल का स्क्वायर डालोगे तो यानी यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ का अगर डबल डालोगे तो यहाँ 2 ही रहेगा। अब नीचे 4 है, इसको आप काट दोगे तो यहाँ पे आर जो इनिशियल वाले के कंपैरिजन में होगा वो कितना हो जाएगा, न्यू वाला 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा भाई, सिंपल सा। तो यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी सेम, ये सेम होना चाहिए। हाफ तो सही लिखा है एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है फिर से 2004 में आया, यानी वेटेज अच्छा है इस चैप्टर का। 6 वोल्ट बैटरी है कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ए 3 मीटर वायर का साथ कनेक्ट किया गया, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। तो भाई यहाँ से एक टर्मिनल बनाया, ये वाला ये तार है और अपनी कितनी मीटर की है, 3 मीटर की। रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। कितने साथ बैटरी के साथ जोड़ा गया है, इसको जोड़ दिया गया है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। अब ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, हाँ 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है जो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो एक तरफ से यहाँ तक, मान लो कितना होगा इस 50 सेंटीमीटर के अंदर वोल्टेज, ठीक है। तो पहले इतना बताओ यार, यहाँ का रेजिस्टेंस पता कर लें तो बात खत्म। तो यूनिटरी मेथड लगाना है, ठीक है। 3 मीटर तार का कितना रेजिस्टेंस, 100 ओम। 1 मीटर का कितना आ जाएगा, 100/3 ओम। तो भाई 50 सेंटीमीटर का मतलब 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा 100/3 इंटू 2 करना पड़ेगा 1/2, तो ये आ जाएगा 100/6। ये आ गया इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर रेजिस्टेंस आ गया तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अपना क्वेश्चन नॉर्मल है। तो V इक्वल टू IR लगा के हम पहले निकालेंगे करंट। V अपना कितना दिया, 6 वोल्ट, और इक्वल टू अपना रेजिस्टेंस है 100, तो डिवाइड कर दो पहले। तो यहीं पे 100 से डिवाइड किया तो ये अपना आ गया करंट, नेट करंट। करंट तो सेम रहेगी क्योंकि सीरीज़ का हिसाब किताब है। तो अब हम वोल्टेज निकालेंगे अक्रॉस ए बी, नाम दे देते हैं, जो 50 सेंटीमीटर माना है, ए और बी। तो कितना आ जाएगा, 6/100 करंट, और रेजिस्टेंस कितना है उसका 100/6। ये हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। ये और ये उड़ गया, ये और ये उड़ गया, तो आंसर आ गया 1 वोल्ट। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 कॉपर वायर्स ऑफ ए लेंथ दिया हुआ है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है L और A, और ये ऐसे ऐसे दिए हुए हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे मिनिमम है भाई, रेजिस्टेंस वहाँ पे मिनिमम होगी जहाँ एरिया ज़्यादा हो और लेंथ कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला है रोले बाई A। तो अपना जो आंसर जाता है वो आंसर जाता है अपना ये थर्ड वाला तार, यानी L/2 और ट्वाइस ऑफ A। तो इसमें क्या लिखा है, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका A/2 है, ये गलत है भाई। ट्वाइस ऑफ ए एरिया जिसका है उसका सही है। वायर ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ट्वाइस ऑफ ए है, ए इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो आया है अपना 1994 में। देखते हैं, 50 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। वोल्टेज करंट भी दी हुई है 4 एम्पेयर, वोल्टेज भी दी है 2 वोल्ट। तो पूछा गया है भाई रेजिस्टिविटी, तो फार्मूला सीधा लगा दो आप, V इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज कितना दिया है 2, करंट कितना दिया हुआ है इसमें 4, रेजिस्टेंस क्या होता है रोले बाई A, लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, मीटर में लेंगे इसको तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से। एरिया दिया हुआ है मिलीमीटर में तो लिखा 1, और सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से 2 बारी, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। अब देखो ये 2 जीरो साफ़ हो गए इधर से, हाँ हो गए भाई। अब ये नीचे 4 जीरो बचे तो ऊपर चले जाएंगे, अगली लाइन में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने अगली लाइन में लिखा 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से अपने पास आया 50 और इंटू यहाँ पे 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है। ये लिख दिया इंटू रो। अब हमें यही निकालना है,
देखो 50 इंटू अगर 4 करो तो ये आ जाता है 200, और इंटू 10 की पावर आ जाता है 4, और ये रो आ गया। अब 2 से ये उड़ा दो तो 100 आ जाता है। अब ये 100 और ये 4 पावर टोटल बन जाती हैं 6, तो 1/10 की पावर 6 रो आ गया। अगली लाइन में अगर यहीं पे लिखना चाहो तो आंसर आप लिख सकते हो 10 की पावर -6 इज़ करेक्ट आंसर। तो भाई आंसर देख लेते कौन सा है, बी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो अपना 1988 में आया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मासेस ऑफ ए वायर्स ऑफ ए कॉपर, ठीक है, इन द रेशो दिया हुआ है 1:3:5 एंड देयर लेंथ आर इन द रेशो 5:3। ये लेंथ का रेशो है, ये मास का रेशो है। तो रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो रेजिस्टेंस भाई यहाँ पे लिखना है पहले होता क्या है, रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 ये होता है, और रेजिस्टेंस होता है रोले बाई ए, यानी L1 A1 रेशो रो तो सेम ही रहेगा, मटेरियल क्योंकि सेम है, L2 A2 यहाँ पे रो L3 और A3। अब देखो यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू डाल दी है। अब यहाँ पे रो तो उड़ा दो सबका, तो रो उड़ जाएगा। तो अब हमें यार एक बात समझना चाहिए, यहाँ पे एरिया तो दिया नहीं हिंट में, तो एरिया कैसे आएगा, जो मास दिया है ना वो एरिया देने के लिए है। कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास जो है अपना यहाँ पे रेशो में है, और वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ मैंने ऊपर भेज दिया इस लाइन को, ठीक है, और रेजिस्टिविटी नीचे गयो, यानी कि रो नीचे की तरफ, और यहाँ पे आ गया मास। तो एल भी नीचे की तरफ भेज दो ये वाला, तो एल भी नीचे भेज दिया। तो ये अपना अगली लाइन में जो लिखेंगे एरिया यानी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय रो इंटू एल, यानी ये रेशो हमें एरिया की जगह पे यूज़ करना है, बाकी लेंथ तो वहाँ पे दिया है। अच्छा रो भी देखो यहाँ पे सबका सेम ही है, तो हटा देंगे, तो सीधा हम एम बाई एरिया जो प्रोपोर्शनल है यहाँ पे एम बाई एल यूज करेंगे। तो ये हम डाल देंगे ऊपर वाले अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ पे कितना आने वाला है भाई, तो L1 नीचे यहाँ पे डालेंगे M1, और ऊपर चला जाएगा फिर से L1, तो यानी L1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे L2 और L2 डिवाइडेड बाय M2, ये सबका रेशो ऐसे बनता जा रहा है, L3 और L3 डिवाइडेड बाय M3। अगली लाइन यहाँ पे स्क्वायर बन गया है, L का स्क्वायर L1 का स्क्वायर नीचे M1, और यहाँ पे L2 का स्क्वायर M2 और L3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M3। अब जो वैल्यू दी है इन्होंने डालो। देखो पहले लेंथ का है, लेंथ का ये नीचे दिया है 5 3 1, रेशो में डाल दिया। यहाँ 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर। नीचे देखो मास का कितना है 1:3:5, 1 का सिंपल नॉर्मल और 3 और यहाँ 5। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर यहाँ पे आ जाता है 25 और नीचे है 1, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 डाल दो। यहाँ पे देखो एक 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे 1/5 आ जाएगा। अब इसको और अगर आप एलसीएम लेते हो इस 5 का, तो 5 × 25 यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 125 रेशो 15, और ये आ जाएगा अपना 1। तो आंसर आया 125 रेशो 15 1। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। तो आपका आंसर जो है डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। बढ़िया सवाल है, 2020 में ही आया, हाल ही में आया, अभी आप प्रैक्टिस मारें इसका। तो चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है इतनी, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो कह रहा है कि मोबिलिटी कितना होगा। बच्चों ये सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो देख लो फार्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ई इज इक्वल टू होता है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, फार्मूला ध्यान रखना है। तो म्यू हमें निकालना है मोबिलिटी, तो ये अपना आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। अब अपने पास जो जो चीज़ दी है डालो और आंसर ख़त्म। ये सॉरी यहाँ पे ई था नीचे, ई, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू हमने निकाल दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी दी हुई है 5 × 7.5 × 10 की पावर -4, और अपना जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10 की पावर -10। इसका उड़ गया, यहाँ से अगर काटो तो ये आता है 2 और यहाँ पे 2.25, और ये ऊपर चला जाएगा, 4 से यहाँ 6 बचा था तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो यानी 2.25 × 10 की पावर 6 आ जाता है, ठीक है। 2.25 नहीं 5 आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे काट के देख लेना। तो आंसर जो है आपका बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 2009 में आया, मीन फ्री पाथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, इतना दिया हुआ है मीन फ्री पाथ को यहाँ लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एवरेज जो दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज एनर्जी दी हुई है, यानी कि इतना, तो इलेक्ट्रॉन की, और पूछ क्या रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है।
तो भाई देख लेते हैं फार्मूले में क्या लगाना है, कैसे करना है। तो अपना फार्मूला क्या कहता है, एनर्जी या वर्क एक ही बात है, ये होता है अपना चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपना सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको सिंपल कन्वर्ट कर लो जूल में, यहाँ पे आ जाएगा 19, ये जूल आ गई। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और डी भी अपना दिया है, डी मतलब वो लैम्डा मीन फ्री पाथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नीचे सब भेज देते हैं, डी को भी नीचे भेज देंगे, डी अपना है जो है 4 × 10⁻⁻8, और एक इलेक्ट्रॉन यानी क्यू मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ये और ये कट जाएगा, और ये यहाँ से काटो, ये बचा यहाँ पे 2, 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 × 10⁸ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आ जाता है 0.5 × 10⁸, तो इसको लिख सकते हो 5 × 10⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, सी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1991 में आया है, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर ऑफ ए करंट, ठीक है, अबाउट कितना दिया है 1 एम्पेयर का, मेटल अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द ऑर्डर। देखो ये बहुत तेज़ चलती है, स्पीड ऑफ मतलब तकरीबन हद से ज़्यादा स्पीड होती है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड में, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये चलती है, तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब कितना होगा, 1999 का सवाल है। तो भाई देखो डिस्चार्ज ट्यूब में जो है गैसेस भरी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गैसेस भरी होती हैं तो इनके बीच में मेटल वगैरह का तो कोई केस ही नहीं है कि हीट होगा, कोलिजन होगा, तो इसकी वजह से चेंज या अलग होगी, तो इसीलिए इनका जो आंसर जाता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी डिस्चार्ज ट्यूब का नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है। अब अगला सवाल जो आया है अपना 1997 में, कंसेप्चुअल सवाल, कह रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है करंट वर्सेस वी के बीच में, अब बताना है आपने नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सी जगह पे है। तो देखो भाई नेगेटिव रेजिस्टेंस का सीखने का मतलब है कि जो स्लोप हो वो नेगेटिव आ जाए, स्लोप किसकी, वी आई की, वी आई ग्राफ की स्लोप अगर नेगेटिव है तो फिर वो आपका जो रेजिस्टेंस शो करेगा वो नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। तो भाई पहले वाले स्लोप कैसे देखते हैं, यहाँ पे गए और उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाया, तो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा मानना ये पॉजिटिव स्लोप है। अब देखो ये सी वाला पॉइंट नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा टेंजेंट ऐसे, तो ये आ गया नीचे की तरफ तो नेगेटिव है। ये वाला देखो बिल्कुल पैरेलल बन जाएगा, सीधी सीधी लाइन बन जाएगा, तो इसका कोई स्लोप ही नहीं है, यानी कि जीरो स्लोप। इस वाले पॉइंट का देखो ऊपर आ गया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो एक ही जगह नेगेटिव आया, वो पॉइंट कौन सा, सी से डी तक, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस गिवन बाय। तो भाई इसमें आपको कोड दिए हुए हैं कलर के, फिर उसके बाद आपने रेजिस्टेंस बताना कितना होगा। तो इसका एक गाना याद होगा बच्चों को, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ऐसा ही है, ग्रेट मतलब ग्रीन है, ब्रिटेन हैव भी ऐसा ही है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स होते हैं। अब इसमें कलर बस लिखना है आपने देख के। अब ये बी में कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो उसके लिए एक ट्रिक है, लालू, ठीक है। लालू का मतलब है ये एल ए इधर लगेगा और ये वाला जो है इधर लगेगा, बीच वाला जो है आप समझ जाओ ब्राउन होगा। लालू का मतलब हो गया ना, एल यू लग गया तो यानी ब्लू बन गया ये, और ये ब्लैक, देखो BLACK ब्लैक। तो अब भाई कलर दिया येलो कलर। अब पहले दो जो नंबर दिए होते हैं ना, इसमें 2 कलर पहले दिए होते हैं, आपने देखना है लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है ना, ऐसे। अब आपका जो पहला कलर होता है और दूसरा कलर, उसका हमेशा हम फर्स्ट डिजिट यूज करते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं जिसको। इसका हम अगला थर्ड वाले का 10th प्लेस ही वाला यूज़ करते हैं, यानी कि 10 की पावर वाला। इसका हम सैचुरेशन पॉइंट यूज़ करते हैं, अकरेंस की मतलब कितना परसेंट आगे पीछे हो सकता है, 10% चेंज हो सकता है, 5% 20%, उसके हिसाब से। तो इसके लिए गोल्ड के लिए याद रखना है, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए होता है 10%, सिल्वर के लिए 10%, गोल्ड के लिए, और कोई दूसरा कलर आ जाए तो उसके लिए 20%, ठीक है। अब आप इसको लिख के देख लो, आंसर फटाफट आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे येलो कलर है, येलो पे आपका नंबर आता है 4, तो मैंने लिख दिया 4। और उसके बाद देखो वायोलेट कलर है, वायोलेट पे आता है 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। फिर इसके बाद 10th प्लेस पे कौन सा लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे ब्राउन कलर है, ब्राउन अपना जो मेंशन हो रहा है वो अपना है दूसरे नंबर पे यहाँ पे, तो दूसरे पे यानी 10 की पावर 1, ठीक है। और प्लस माइनस यानी गोल्ड दिया हुआ है तो 5%। तो अब आपका आंसर आ चुका है। तो इसको आप देखो
470 लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें आंसर ही नहीं है ऐसा। 470 प्लस माइनस 5%, ठीक है, 470 ओम। और ये को पहला आंसर जो दिया है ना, उन्होंने किलो ओम में लिखा है, ये गलत है। तो आंसर कौन सा जाएगा? डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है जिसमें इतना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इज़ टू बी मार्क्ड विद रिंग के साथ ऑफ ए डिफरेंट कलर्स। आइडेंटिफिकेशन बताना है कौन सा कोड होगा। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है इन्होंने, किलो ओम है, तो इसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना नॉर्मल में ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 47 × 10⁻³ क्योंकि किलो में है तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा अंदर, प्लस माइनस 4.7। अच्छा देखो, ये वाला जो है इन्होंने इनडायरेक्टली दिया है परसेंटेज में, देखो कैसे, ये 47 का कितना परसेंट है? 10%। कैसे पता चला भाई? निकाल के देख लेना, 10% है ये। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका सैचुरेशन पॉइंट 10%, ठीक है ना, 10% आ गया। फिर आपने जब आंसर देखना है तो ख़त्म कहानी। इसमें बस कलर देखो, पहला जो है 4 है तो अपना ऊपर ट्रिक लिखी है मैंने। 4 नंबर पे कौन सा था? यहाँ पे 4 नंबर पे आता है अपना येलो कलर, ठीक है, येलो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया येलो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 7 नंबर पे आता है वायोलेट, हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखो 7 नंबर पे वायोलेट, ठीक है, वायोलेट लिख दिया। फिर उसके बाद आता है 10⁻³ तो वो आता है ऑरेंज, तो देख लो ऑरेंज लिख दिया। और 10% पे आता है सिल्वर। तो आंसर आपका कौन सा चला गया? यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो बच्चों। 1994 में आया है, आइडेंटिफाई द सेट इन विच ऑल द 3 मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंडक्टिविटी अच्छा कर सकते हैं। तो भाई इसमें एक ही आंसर है, इसमें मरकरी बेकार कर देगा थोड़ा सा, मरकरी यहाँ पे भी आ गया है और इसमें तो डायमंड आ गया है, तो हटा दो। तो आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ द कॉपर। देखो पहले हमें फार्मूले थोड़े से कंसेप्ट में क्लियर होने चाहिए कि क्या होता है रेजिस्टिविटी का रिलेशन। तो भाई रेजिस्टिविटी का रिलेशन देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम फटाफट लिखते हैं। रेजिस्टिविटी जो होती है रो, वो कैसे वेरी करती है, ये एक मैटर पॉइंट है। एम मास डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या होता है, इसके बारे में समझो। जैसे ये 2 एटम हैं, इनसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये यहाँ तक जाएगा, तो इससे कोलाइड होगा यहाँ के वाले इलेक्ट्रॉन से। तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना कोलिजन का, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा लगता है कि आराम करने वाला टाइम, तो जब तक टकराए नहीं वो वाला टाइम। अब देखो अगर आप लगातार टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की देखो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर किसी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो अपना पाथ जो है जल्दी जल्दी कवर करेगा, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम अभी यहाँ का T1 है ज़्यादा है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि T2 कम हो जाएगा। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और देखो इन्वर्स का रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि इस तरह से बढ़ना चाहिए टेम्परेचर के बढ़ने से, कुछ इस तरह से ग्राफ में जैसा दिया हुआ है। सी आंसर इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, तो यानी कि इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो 2020 में आया है नीट का। द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट कितना होगा रेजिस्टेंस में जो है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया, इसका नेगेटिव का बोलने का मतलब है कि किसके टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो भाई पहला एक केस आता है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर में भी रेजिस्टेंस घट जाता है। और दूसरा केस आता है इंसुलेटर का। इंसुलेटर में क्या है, जैसे गैसेस है ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करते जाओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी तेज़ हो जाती है। इसीलिए आंसर इसका कौन सा चला जाएगा? डी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2002 में आया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, कह रहे इंक्रीज होगा, क्यों, कब, कैसे इंक्रीज होता है? सिर्फ और सिर्फ उस पर एक ही मैटर करता है, टेम्परेचर। तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2001 में आया है, कॉपर एंड सिलिकॉन है, इस कूल किया गया है फ्रॉम 300 से 60 पे, यानी गिराया गया है टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो पहला भाई कॉपर के ऊपर, कॉपर की बात करें तो एक मेटल है, मेटल एक कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यानी कि पहले वाले केस में क्या है, कॉपर में डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा सिलिकॉन में। अभी हमने ऊपर जो बात किया था वही वाला है। अगला ये क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। सबने सुना होगा भाई, फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। वो जैसे आपका घर के वोल्टेज बढ़ जाती है तो वो जल जाता है और आपके घर की सेफ्टी को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, घर के सारे डिवाइसेस को सेव कर लेता है। 2016 में क्वेश्चन आया है नीट फर्स्ट में, यानी पहले फेज़ में जो भी टेस्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है और ए और बी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है। टोटल हीट प्रोड्यूस हुआ कितना ये बताना है। तो भाई चार्ज दिया है तो आपने यहाँ से सीधा सीधा क्या निकाल लेना है? करंट। तो कैसे निकलेगा?
dq/dt आपने सुना होगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो करंट आ जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करो कितना आता है, वो आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा -2b और साथ में t। तो ये अपना आ गया करंट। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड वगैरह का कुछ नहीं दिया, तो टाइम पीरियड आपको इसी करंट से निकालना पड़ेगा। जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस टाइम कितना आपका टाइम आता है, ये वाला आपने यहाँ से निकाल लेना है। तो ये आ गया आपका माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया a/2/2 b = t। ये अपना टाइम पीरियड आ गया। अब ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोला हीट निकालो, तो हीट का फार्मूला होता है I² r, साथ में dt लगाना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो भाई साहब हीट का कितना आएगा, अब I की वैल्यू हमारे पास ये है तो यहाँ पे डाल दो इधर, तो I की वैल्यू आ गई a-2bt² और इंटीग्रेशन का साइन r और साथ में dt। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करो। तो dt के साथ पहले तो उसको ओपन करना पड़ेगा फार्मूले को, तो ये आ जाएगा a² माइनस प्लस का साइन 2ab यानी 4 आ जाएगा, b² आ जाएगा और साथ में t² आ जाएगा। फिर एक बार इसका अगले में -2ab आ जाएगा फार्मूले में, तो -2ab यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -2 × b × t × a, ये आ जाएगा 2ab। अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और r लगा दिया यहाँ पे बड़ा, r लगाने के बाद थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं यार, जगह कम है, स्पेस बढ़ा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा साथ में आ जाएगा dt और इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट। अब r को देखो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं इसके dt के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे a² t, ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेट करेगा वो आ जाएगा भाई 4b² और t का क्यूब आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। फिर उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, 2abT² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा और साथ में r है बाहर, मैंने r लगा दिया, ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। अब टाइम की वैल्यू हमने जो ऊपर से निकाली थी वो क्वेश्चन में थी a/2/b, इसको हमने पुट कर देना है नीचे। तो यहाँ पे आ जाएगा a² और अपना आ जाएगा इनटू में यहाँ पे a टाइम की वैल्यू है a/2/b, ठीक है, प्लस 4b² इंटू टाइम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a³ डिवाइडेड बाय 3, तो नीचे है ही है, 3 नीचे है और ऊपर है यहाँ पे 2b डाल दिया, ठीक है। अगला यहाँ पे 2b और यहाँ पे देखो टाइम का वैल्यू जब डाला था तो 2 2 जा 4, नीचे 4 आना चाहिए, स्क्वायर है तो, और यहाँ पे b², ओके, ये भी आ गया, ठीक है। और देख लो यहाँ पे सिर्फ b का ऊपर सिंपल एक b था, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ b था, कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे b² और यहाँ पे t का क्यूब था, तो एक यहाँ पे अपना आ जाएगा क्यूब। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा काट के साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ पे इसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आती है a का क्यूब, टाइम पीरियड डालते हैं टाइम की जगह पे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा और साथ में b का क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक माइनस का साइन है, 2 आ जाएगा, a आ जाएगा, b आ जाएगा और t की पावर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 और b² आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से a का क्यूब आ गया और साथ में रेजिस्टेंस भी चल रहा है, r भी लगा दो। अब देखो यहाँ पे a का क्यूब आ गया, नीचे डिवाइडेड बाय 2/2b प्लस का साइन, यहाँ से देखो एक b कट जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 से इसको काट दो, 2 आ गया, नीचे 6 आ गया 6 और ऊपर कितना आ गया a का क्यूब और नीचे कितना आ गया b, ठीक है, बाकी सब कट गया। यहाँ से देखो 2 को काट दो तो यहाँ पे आ गया 2b² और b से b एक कट जाएगा तो स्क्वायर भी हटाओ, एक b बचेगा सिर्फ यहाँ पे, ये भी आ गया, ठीक है। अगला इसमें और क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया अपना a का क्यूब और साथ में r, देखो ये वाला प्लस का ये माइनस का कट गया, तो आंसर जो आपका आया a का क्यूब डिवाइडेड बाय b यानी 6b और साथ में r। तो आंसर देख लो आंसर कौन सा है, यानी a का क्यूब डिवाइडेड बाय 6b यानी c इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2014 में ये सवाल आया है, कह रहे हैं कि 2 सिटीज़ हैं जिसके अक्रॉस 150 किलोमीटर का गैप है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू ए कॉपर वायर्स के थ्रू भेजा जा रहा है। पोटेंशियल जो पर किलोमीटर पे गिर रहा है वो कितना है, 8 है। तो एवरेज रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना। एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर दिया हुआ है हाफ, पावर लॉस कितना होगा। पहले तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, टोटल आर नेट लिख देता हूँ उसको, आर नेट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर और हाफ रेजिस्टेंस है तो ये आ गया 75 यानी 75 ओम। वोल्टेज कितना आ जाएगा टोटल, वोल्टेज देखो 8 वोल्ट है तो यानी कि टोटल वोल्टेज 8 × 150
तो 15 अट्ठे 120, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सीधा इसमें पावर लॉस का फार्मूला लगा देना है, पावर इज इक्वल टू अपना रेजिस्टेंस का फार्मूला V²/R, कहानी ख़त्म। नीचे 75, ऊपर डाल दिया मैंने 120, ये 1200 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है तकरीबन 9200 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसको ऑप्शन में देखो तो कौन सा आंसर लग रहा है, यानी कि बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2012 में ये सवाल आया है, इफ़ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज कितना 2.5%, तो इट्स रेटेड वैल्यू कितना होगा परसेंटेज में, ये बताना। ये एरर का सवाल होते हैं, तो इस केस में आपको यह याद रखना है कि पावर का dP/P चेंज कितना आ जाता है, बहुत कम चेंज होगा, 5% से लेस देन, तभी आपने ये कंसेप्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो V² होता है तो वो V ऊपर आ जाता है, ट्वाइस ऑफ V डिवाइडेड बाय डेल्टा V। तो यहाँ वोल्टेज चेंज हुआ है 2.5% का, तो आंसर में पावर चेंज कितना आ जाएगा 5% का, तो 5% यानी कि B, यानी कि आंसर C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 2008 में आया है, एक इलेक्ट्रिक केटल है जो 4 एम्पेयर करंट लेती है इतने 220 वोल्ट पे। हाउ मच टाइम इट टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ ए वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेके बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100। तो सिंपल सा है, लेकिन इसमें 2 कंसेप्ट लगेंगे, एक कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट लगेगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी वाला। तो Q इक्वल टू उसमें हीट जो आता था mc∆T आता है। C जो वाटर का होता है ना, वो जूल में कितना लेते हैं 4200, ठीक है, जूल लेते हैं। और ∆T का चेंज इन टेम्परेचर 20 से अगर 100 तक जाओगे तो 80 का चेंज आएगा। अब इसको फार्मूले में डालना है और इसमें हमें निकालना था टाइम। तो और क्या क्या दिया, करंट और वोल्टेज, तो इसमें फार्मूला लगाना चाहिए अपने को VIT, तो बस आंसर आ जाएगा टाइम का। तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। मास है 1 kg, ये है 4200, चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा 100 माइनस 100, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था 20, 100 माइनस 20 यानी 80। और ये अपना V है अपना 220, और अपना जो करंट है वो कितना है 4, और आ गया यहाँ पे टाइम। तो जो इसका आंसर आएगा ये सॉल्व करके, तो वो आंसर आ जाता है आपका, यहाँ से 1 0 उड़ा दो, ठीक है, यहाँ से 4 से काट दो, ये आ गया 2, यहाँ से इसको काट दो, ये आ गया 11, यहाँ से इसको अगर काट दो तो 11 इंटू समथिंग करोगे, 11 43 11 44, यानी कि 11 इंटू समथिंग करेंगे तो ये आ जाता है 38, हाँ वही 11 33, इतने सेकंड्स के करीब आ जाएगा। अब लेकिन इसको मिनट में आंसर दिया है, तो आप इसको क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, तो आंसर जो आ जाता है 6 चौक 24, यानी 6.3 के करीब। तो आंसर जो जाएगा करेक्ट आंसर इज़ C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2005 में आया है, 5 एम्पेयर का जो है फ्यूज़ वायर है, कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज़ वायर। बहुत सिंपल है, तो भाई पावर दिया है इसमें 1 वाट, तो पावर वाला फार्मूला यूज़ करो, पावर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस निकालना है, और इसमें करंट दिया है I² वाला फार्मूला डालो, I² इंटू R, तो आंसर ख़त्म। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 25, तो इससे डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.04, यानी कि आंसर नंबर A इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 2003 में आया, फ्यूज़ वायर के बारे में क्या है। फ्यूज़ वायर का बेटा रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपका हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी B ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, अब जो है 2000 में आया हुआ है। तो इसमें देखो वोल्टेज दोनों में सेम है, बल्ब दिए हुए हैं दोनों, ठीक है, एक 40 वाट है, एक 100 वाट। तो इसमें पूछ रहे हैं करेक्ट रिलेशन बताओ। जिसने ज़्यादा पावर दी इसका मतलब 100% उसका क्या होगा, देख लेते हैं कंपेरिजन में। तो पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू V²/R इज इक्वल टू V²/R, यानी कि रेजिस्टेंस अगर कम है तो पावर क्या होगी ज़्यादा। तो भाई रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, ये तो सिंपल सी बात है, जिसका पावर कम है 40 वाट वाले का, तो आंसर B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1998 में आया है, 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, इज ऑब्जर्व इन ए कंडक्टर पासिंग थ्रू ए करंट, ठीक है, व्हेन द करंट इज़ डबल, करंट को डबल कर दिया गया तो क्या होगा। तो भाई एक भी बात याद रखनी है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के, ठीक है ना। ये एक रिलेशन कैसे आता है देख लो, Q इज इक्वल टू होता है mc∆T, और हीट यानी एनर्जी यानी I² इंटू RT। तो यहाँ से रिलेशन वो निकाला गया चेंज इन टेम्परेचर का। तो अब आप इसको फटाफट निपटा दो। तो भाई टेम्परेचर पहले कितना था T है, मान लो राइज इन है 5 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, तो करंट को डबल किया है तो वो कितना राइज होगा। तो टेम्परेचर मान लेते हैं पहले का 5 है, ठीक है,
अगले का हमें बताना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इसके सामने कितना आ जाएगा, आई करंट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना करंट किया है, 2 टाइम्स यानी 2 2 जा 4 इंटू आई का स्क्वायर, ये और ये कट गया तो टेम्परेचर जो हो जाएगा तो यानी 20 का आ जाएगा आंसर। तो आंसर जो है ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1997 में आया, इसके बारे में समझो। एक पावर दिया हुआ, बल्ब दिया हुआ है, उसकी रेटिंग दी हुई है और 160 वोल्ट के साथ लगाया गया है। पावर कंजप्शन बताना है, तो इससे यार आपने रेजिस्टेंस निकालना है पहले। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस अपना यहाँ से आ गया, कितना है वोल्टेज है 200 और इंटू 200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका, हाँ पावर कितना है 100, तो यानी 2 जीरो यहाँ से उड़ाओ, ये आ गया 400 रेजिस्टेंस आ गया, तो अब पावर आ गया आंसर। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर आपकी 160 दिया हुआ है और आर आपका जो है 400 आया है। तो 2 यहाँ से उड़ गए और 4 से यहाँ उठ गया और 16 चौके 64 होता है, तो यानी 64 आपका जो है वाट आ जाएगा आंसर। तो आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो सिंपल सा है, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, याद रखना बच्चों को याद होना चाहिए, सी 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। 1997 में देखो ऐसे भी सवाल आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में आया है। 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया गया, चार्ज किया गया उसको 400 वोल्ट के साथ। इफ़ इट्स प्लेट आर ज्वाइंट, अब इसको कह रहे हैं कैपेसिटर को जोड़ दिया गया एक रेजिस्टेंस जिसका नाम है 2 किलो ओम यानी 2000। तो हीट बताना है कितना प्रोड्यूस, हीट यानी एनर्जी। तो देखो बहुत सिंपल है, कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कितना किया ये तो बताओ। ई इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर, जितना स्टोर करेगा वही तो देगा। कैपेसिटेंस उसकी है 4 माइक्रोफैरेड यानी 10 की पावर 6 और वोल्टेज कितना सप्लाई किया था 400 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 उड़ा दिया तो यानी 2 इंटू 10 की पावर -6। 400 को अगर मैं लिखूँ 16 इंटू सीधा 10 की पावर मैं लिख देता हूँ ऊपर 4, ये और ये कट गया तो यहाँ पे 2 बचा था। अब ये 16 दूना 32, 32 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गई इसकी एनर्जी। अब जितनी एनर्जी इसके पास होगी वही एनर्जी उसको मिल जाएगी और वो उतना ही स्टोर करेगा। तो यानी इसका आंसर सीधा ही बोल सकते हो, वो कितना यानी 2 किलो ओम वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सीधा डी इज़ करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड, हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब की वैल्यू दी हुई है। रेजिस्टेंस सिंपल सी बात, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आंसर ख़त्म। यहाँ पे हमने डाला आर की वैल्यू निकल आएगी, वोल्टेज कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60 और ये आपका जो आंसर आता है सॉल्व करके 807 के करीब। तो यानी कि डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1989 में आया है। करंट 2 एम्पेयर है, ठीक है, पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, पासिंग जूल कितना दिया हुआ है 80 जूल, ठीक है, और 10 सेकेंड दिया हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन ओम, बहुत सिंपल सी है यार, देखो एनर्जी दिया हुआ है तो एनर्जी यानी कि अब इसमें कौन कौन सी चीज़ हमें दी है उसी के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला डालना है। आई दिया हुआ है और एनर्जी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी कितना दिया है 80, अब आपको आई कितना दिया है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। यहाँ से 1 उड़ाया, यहाँ से ये तो आ गया 2 आंसर। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में आया, देख लो। कह रहा है इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर की क्या होगी ये बताना है। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग क्या होगी ये बताना है। भाई बच्चों देखो ये चीज़ पैरेलल में इसके साथ लगी है, तो अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 ही होगा, तो यानी वोल्ट मीटर की इस केस में रीडिंग कितनी आ जाएगी 10, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा करंट कितना आ जाएगा भाई साहब, करंट देख लो, आपको करंट निकालना है तो V इक्वल टू आई आर, पहले वाले केस में I1 लिख देता हूँ मैं। तो इसको क्या करेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाय, यानी वोल्टेज है आपका 10 और करंट रेजिस्टेंस है 10, तो आंसर आ गया 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर आ गया पहले की रीडिंग, चलो बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट वाले में देखें, इस वाले में देखो 10 है और इसके साथ देखो सीरीज़ में लगा है। कभी भी याद रखो वोल्ट मीटर अगर सीरीज़ में लग गया तो उसमें करंट नहीं जाएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं जाने वाला, तो इसका मतलब ये 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 ही वोल्ट आएगा, तो रीडिंग तो वही रीड करेगा 10, तो इसका मतलब है V यहाँ का जो था और यहाँ का एकदम बराबर है। अगला करंट भी बराबर होगा, क्योंकि देखो 10 ही ओम तो बचा, ये तो सब डैमेज हो गया, तो इसकी करंट भी 1 ही एम्पेयर आने वाली। तो आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें एक ही कंसेप्ट था बच्चों कि वोल्ट मीटर जिसके साथ रखता है, वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता, अगर लग भी जाए तो वो वर्क नहीं करता, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ है कि 1919 में आया है, 2019 में आया, 6 सिमिलर बल्ब हैं, आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। ठीक है, डीसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ईएमएफ ई है, एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस सबका दिया है। रेशो ऑफ द पावर कंजप्शन बाय द बल्ब, पहला केस में बताना है कितना आएगा पावर का। ऑल आर ग्लोइंग, सबके सब अगर जल रहे हैं तो, ठीक है, सबके सब जल रहे हैं तो पावर। अब देखो ये वोल्टेज जो भी है, यहाँ पे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये तीनों एक साथ हैं सीरीज़ में, वो पैरेलल में, और ये तीनों एक साथ हैं क्योंकि इस तार की वजह से, तो इनको सॉल्व करना है। तो इसकी रेजिस्टेंस को मैं आर ले लूँ, आर ले लूँ, आर ले लूँ, फिर इसका आर और आर आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है अपना सॉल्व करके 3R/3, पैरेलल में आपको पता चलना चाहिए, 1/, करके ऐड करेंगे। तो बच्चों कैसे ऐड करेंगे, 1/r करके, तो 1/r नेट जो आएगा पैरेलल का वो आ जाएगा 3/r। तो इसको उल्टा करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, R/3। इसका R/3 आया है, इधर वाले का R/3, तो अगले वाले का भी R/3। अब इन दोनों को सीरीज हैं, डायरेक्ट ऐड करोगे 2R/3, 2R/3 आ गया पहले केस में। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, इन द सिचुएशन व्हेन द 2 बल्ब्स फ्रॉम सेक्शन ए वाला सेक्शन कौन सा है भाई, ये वाला। इधर से 2 बल्ब कह रहे हैं फ्यूज़ हो गया है, 1 फ्रॉम द सेक्शन बी, एक बी वाले से भी फ्यूज़ हो गया है, बी आर ग्लोइंग। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं, व्हेन द 2 फ्रॉम द सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम द सेक्शन बी आर ग्लोइंग। अच्छा, पहले वाले से 2 चलेंगे, एक ख़राब, और अगले वाले से जो है 1। तो देख लेते हैं इसको साफ साफ मिटा के। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इसमें आपने 2 रेजिस्टेंस यूज़ करने हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने 1 रेजिस्टेंस यूज़ करना है। तो बहुत सिंपल हो गया, देखो यार, 2 इसको ऐड करोगे तो R/ कितना आ जाएगा 2 उल्टा करके, और इसके साथ वो कितना आ जाएगा, R ऐड करोगे तो 3R/2, डायरेक्टली ऐड करेंगे दोनों को नेट। अब देखो, अब हमें दोनों का रेजिस्टेंस पता चल गया, तो अब हमें रेशो निकालना है पावर कंजप्शन का। तो इसमें पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। तो आंसर आ गया, ख़त्म। तो पावर इज़ इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे R1 आ जाएगा, पहले वाले का R1 नेट, दूसरे वाले का R2, यहाँ R1 डाल दो, R2। अब हम देखते हैं पहले वाले में कितना आया था, पहले वाले केस में आया था 2R/3, तो 2R/3, और स्टार्टिंग वाले जो सेकंड वाला केस है उसमें कितना आया, 3R/2, 3/2R। तो R से R उठ गया और ये 3 ऊपर चला गया, तो 9/4। तो यानी आंसर जो है C इज़ करेक्ट आंसर। ख़त्म।